सेंसिबल फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। तो सेंसिबल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं आज। एज यूजुअल सिंप्लिसिटी के लिए 1 करोड़ के फ्लैट के हिसाब से पकड़ते हैं, वो आप फिर 50 लाख के लिए भी कर सकते हो और 25 लाख के लिए भी कर सकते हो, लेकिन 1 करोड़ का फ्लैट हम सिंप्लिसिटी के लिए पकड़ते हैं। मान के चलो कि आपने मन बना लिया है कि आपको 1 करोड़ का फ्लैट लेना है, तो आपको किस तरह का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब पैसे का क्वालिफिकेशन, किस तरह से आपका फाइनेंस होना चाहिए। तो सवाल आप अपने आप से पूछो, पहली बात कि ये 1 करोड़ में से मैं अपफ्रंट कितना दे सकता हूं, मैं कितना निकाल सकता हूं डाउन पेमेंट के लिए। क्या मेरे पास 20 लाख है? अगर आपके पास 20 लाख नहीं है तो 1 करोड़ के तरफ जाना गलती होगा। पॉइंट नंबर 1 स्ट्रेट अवे। अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट चाहते हो तो आपके पास 20 लाख यानी 20% होना जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, नहीं तो वो गलत होता है। पहली बात। चलो 20 लाख है, बाकी का लोन ले लेंगे। लोन लेने के लिए 80 लाख का आपको लोन लेना चाहिए। 80 लाख का लोन लेना है तो इसका मतलब आपको 80,000 रुपए EMI भरने की तैयारी होनी चाहिए अगर आप 18 साल में रीपे करने जा रहे हो। अब आप लॉन्ग लोन भी ले सकते हो, आप 30 साल के लिए भी ले सकते हो। हाँ सही है, आप 30 साल के लिए भी ले सकते हो। वैसे आप रीपे बहुत जल्दी भी कर सकते हो, 10 साल में कर सकते हो अगर आपकी उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है। अगर आपका सैलरी उतना है तो आप 10 साल का लोन ले लो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं दोबारा आपको वो 18 साल वाले लोन के तरफ ले जाऊंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसका फाइनेंस कैसे चलता है। तो 1 करोड़ का फ्लैट है, आपके पास 20 लाख रेडी हैं, आप कहते हो ये 20 लाख देके मैं फ्लैट खरीद सकता हूं, और मेरी जो सैलरी है, आप कहते हो मेरी सैलरी जो है 1,10,000 है। अगर आपका सैलरी 1,10,000 है, इसका मतलब कि आप जो पे करोगे EMI 80 लाख के ऊपर 18 ईयर्स के लिए आप 80,000 रुपीज हर महीने पे करोगे एज EMI। 80,000 रुपीज EMI आपके सैलरी में से अगर निकलना चाहिए तो मेरे हिसाब से आपका 1.5 लाख जैसा कुछ सैलरी होना चाहिए। 1,30,000 का सैलरी, 1,40,000 थोड़ा क्लोज कटिंग होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे आपका सैलरी का इनकम बढ़ता है वैसे आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। तो मेरा एक गेसवर्क है कि अगर आप 1,10,000 कमा रहे हो और आप 80,000 रुपए सिर्फ EMI के लिए दे दोगे और आपके हाथ में बचेंगे सिर्फ 30,000, मेरे हिसाब से कम होने का चांस है। मतलब आप क्या करोगे, आप ओवर स्पेंड करोगे, 30 के बदले 35 या 40 आपका एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन आपका EMI तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप धीरे धीरे लोन के तरफ चले जाओगे, पर्सनल लोन में चले जाओगे, क्रेडिट कार्ड लोन में चले जाओगे, आप डेट ट्रैप के अंदर घुस जाओगे, आप कर्जदार हो जाओगे, और फिर आपका जो एक नेगेटिव साइकिल है वो शुरू हो जाएगा कि आप EMI भर रहे हो लेकिन हर महीने आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। तो ये टाइप का काम मत करो, थोड़ा सा कंजर्वेटिवली सोचो। अगर आप 80,000 रुपए EMI देना चाहते हो तो कम से कम आपका सैलरी, अगर आप एक फुल फैमिली हो, फादर मदर 2 चिल्ड्रन और फिर उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, ये टाइप के अगर फैमिली हो
तो मैं कहूंगा आपको 50,000 रुपए का एक हिसाब जोड़ लेना चाहिए। 50-60,000 रुपया आपके पास स्पेयर में रहने चाहिए। तो 80,000 की आप ईएमआई भरना चाहोगे तो इसका मतलब कि आपका 1,40,000 जैसे कुछ सैलरी होना चाहिए, तब जाके आप 80 भरो। नहीं तो 80 लाख का लोन लो ही मत। पहले हुआ करता था कि बैंक्स थोड़े कंजर्वेटिव थे, वो ये टाइप से लोन देते ही नहीं थे। वो कहते थे नहीं सर, आपका सैलरी का एक बहुत ज्यादा बड़ा परसेंटेज हो जाएगा, हम उतना बड़ा परसेंटेज लोन नहीं देंगे, हम 50% से ज्यादा लोन नहीं देंगे। ये टाइप के प्रूडेंशियल नॉर्म्स में वो लोग थोड़ा सीमित रहते थे। आजकल वो फ्री हो गए हैं, वो कहते हैं अरे बिजनेस करना है यार, कुछ भी करके लोन दो, जुगाड़ करो लेकिन लोन दे दो। वो डिफॉल्ट करेगा तो वो उसका हेडेक है, हम क्यों उसका टेंशन लें, हमको तो बिजनेस बढ़ाना है, तो इसलिए वो लोन दे देते हैं। लेकिन वो लोन दे देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोन ले लेना चाहिए। क्योंकि आप अगर फंस जाओगे, डेट ट्रैप में फंस जाओगे या इनके ही चंगुल में फंस जाओगे कि बिल्डर पोजीशन नहीं दे रहा है या ये टाइप का, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कह दूं, अंडर कंस्ट्रक्शन में मत लो, क्योंकि आप डेट ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ईएमआई भी भर रहे हो और आपको फ्लैट भी नहीं मिल रहा है, रेंटल भी भर रहे हो। आप ईएमआई भर रहे हो प्लस रेंटल दे रहे हो, घर के लिए किराया दे रहे हो, भाड़ा दे रहे हो, और आपका जो घर है वो बन रहा है और हाथ में नहीं आ रहा है। तो इससे जो फाइनेंशियल आपका हालत खराब होता है, वो टाइप का काम करो ही मत। इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन में मत जाओ। लेकिन अगर रीसेल फ्लैट है और 1 करोड़ का रीसेल फ्लैट है, अब 1 करोड़ के रीसेल फ्लैट के लिए चलो आप कहते हो मेरा 1,40,000 का सैलरी है, 80,000 मैं लोन ले रहा हूं, यानी 60 मेरे बचते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो सेविंग था ना वो सिर्फ 20 lakhs का था, और वो 20 मैं देना चाहता हूं, मैं दे दूंगा बिल्डर को एज डाउन पेमेंट। तो 10% एग्रीमेंट के पहले और 10% एग्रीमेंट के बाद मैं दे दूंगा। फिर आपके हाथ में बचते क्या है एज सेविंग्स? नहीं, सेविंग्स हो तो मैं ईएमआई भर रहा हूं, फ्लैट बनेगा, वो सेविंग ही हो रहा है ना। जब मेरा फ्लैट मुझे मिलेगा तो मैं फ्लैट की तरफ सेविंग कर रहा हूं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन इसमें खतरे हैं। तो लोग यार नाराज हो जाते हैं, कहते हैं क्या सर आप ना बहुत नेगेटिव बात करते हो, खतरे बतरे क्या है ये, थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है। मैं कहता हूं रिस्क लो, लेकिन जान के लो कि क्या हो सकता है। मान के चलो आपका सैलरी सफिशिएंट है, जैसे मैं एग्जांपल में कह रहा हूं 1,40,000 कमा रहे हो, 80,000 आप ईएमआई भर रहे हो, 60,000 आप घर चला रहे हो, सेविंग्स कुछ भी नहीं है लेकिन घर चला रहे हो, 20 lakhs आपने डाउन पेमेंट दे दिए, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचे हाथ में। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मैं प्रोबेबिलिटी दे सकता हूं कि किसी दिन आपका जो बॉस है वो कहता है कि हमारा कंपनी का साइज कम करना है, हम डाउन साइज कर रहे हैं भाई, तुमको नौकरी से निकाल रहे हैं। अब अगर नौकरी छोड़ना पड़ा तो आपके सर पे ईएमआई रहेगा, लेकिन सैलरी नहीं है और सेविंग्स नहीं है। आपका हालत इंस्टेंटली खराब हो जाएगा। इंस्टेंटली जिस दिन आपका सैलरी गया उस दिन से आपका हालत खराब हो गया, टाइट हो गया। अब आप नौकरी ढूंढते हो, लेकिन नौकरी ढूंढने में टाइम लगता है। किसी को ऐसे रेडीमेड नौकरी तो मिलता नहीं है, कुछ लोगों को मिल भी जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सूटेबल नौकरी के लिए रुकना पड़ता है,
2 महीने 4 महीने थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर देखना पड़ता है, 2-4 जगह पे अप्लाई करना पड़ता है। तो आप अगर 2-4 जगह पे अप्लाई करते हो और ढूंढते हो और ये टाइम जाता है ना, तब तक ईएमआई आपके सर पे आ गया, 80,000 दो भाई। आपने 3 ईएमआई मिस किए, ये लोग डिफॉल्टर नोटिस देने लगेंगे आपको। तो अगर 3 ईएमआई चले गए और आपकी नौकरी नहीं है, तो ये बिल्डअप हो रहा है। तो आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए क्या है? तो इसका मतलब कि आपके पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो होना चाहिए। वो कुछ क्या है? सेविंग्स है। तो आपका अगर 20 ही लाख रुपए का सेविंग्स है, तो वो 20 लाख पूरा मत दो, या फिर ये घर खरीदना गलती है, 20 लाख डाउन पेमेंट मत करो। अगर करते हो आप खतरे में जा रहे हो, तो फिर करना क्या? तो कितना हो तो कर सकते हैं। अगर आपके पास सैलरी, आपकी जो सैलरी है वो 1.4 की सैलरी है, 1.4 की सैलरी 6 महीना गुनिया 6, उतना आपके पास सेविंग होना चाहिए। ठीक है, एक मोटा मोटा फिगर पकड़ते हैं कि 10 लाख का आपका सेविंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 10 लाख रुपए हैं और 2-3 महीने या 6 महीने के लिए आप बिना सैलरी के रहे, तो घर भी चलना चाहिए और ईएमआई भी भरना पड़ेगा। तो कम से कम 5-6 महीने के लिए तो होना चाहिए। मतलब 10 लाख रुपए उसमें जोड़ दो। आपका जो ये है सेविंग्स है, वो अब 20 के नहीं रहे, अब 30 लाख होना चाहिए सेविंग्स। करेक्ट? ठीक है, अब 6 महीने का प्रोविजन है। अब करें, अब डेयरिंग करें। मैं कहूंगा चलो एक और सिनेरियो देखते हैं। समझो 3 या 4 महीने निकल गए हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हो, कुछ नौकरियां दिख रही है जो जहां पे तुम जो 1.4 कमा रहे थे उससे कम में आपको ज्वाइन करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं हम 1.4 नहीं, हम आपको 1 लाख देंगे। अब अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे 1 लाख, तो आपका पूरा गणित हिल जाएगा, क्योंकि उसका मतलब अब आपको सिर्फ 20,000 में गुजारा करना है और बाकी के 80,000 रुपीस सिर्फ ईएमआई में जा रहे हैं। मतलब आप खतरे में आ गए, आपका पूरा वर्किंग खतरे में आ गया। या फिर आपको अपने लोन का जो पीरियड है उसको लंबा करना पड़ेगा। अब 18 साल में नहीं दे सकता हूं, अब 30 साल में दूंगा। तब जाके थोड़ा सा वो जो लोन का बोझ है वो थोड़ा सा कम होगा। वो 80 लाख में से थोड़ा कम होके, वो 80,000 पर मंथ से कम होके 70,000 60,000 के तरफ जाएगा। तो आपके हाथ में 40 आएंगे तो आप किसी तरह से जी सकोगे। लेकिन आपके करियर में आप एक नीचे के तरफ आपका ग्राफ जो है वो थोड़ा नीचे जाएगा। अब नीचे गए हुए ग्राफ को वापस रिकवर करना मुश्किल होता है। तो इसलिए कोई चूज नहीं करता है कि मैं कम सैलरी में काम करूं। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो फिर क्या करना चाहिए? तो 6 महीने का कट टू कट सेविंग्स अगर है, लेकिन चौथे महीने में 5वें महीने में आपको ऑफर्स आए लोअर सैलरी के, और आपके सर पे वो मंडरा रहा होगा कि 6 मंथ हो जाएगा तो मेरा सैलरी खत्म, मेरे पैसे खत्म, अब मैं क्या करूं? तो इसका मतलब कि आपको उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मैं कहता हूं 6 मंथ्स का टारगेट रहे, लेकिन 1 साल का होना चाहिए। तो और फिर से मोटा मोटी ले लेते हैं कि 20 लाख रुपए और होने चाहिए। तो फिर आपका जो सेविंग्स का बैलेंस है वो कितना हो गया? ऐसा कुछ हुआ कि आपके पास अगर 40 लाख रुपए पड़े हैं और उसमें से 20 लाख रुपए आपने निकाल के डाउन पेमेंट दे दिए, लेकिन 20 लाख रुपए आपके फिर भी पड़े हैं इन सम लिक्विड फॉर्म, सोना वगैरह में मत जाओ। ये औरतों का सोना, मैं मंगलसूत्र बेचूंगी आपकी पत्नी कहती है, ये सब मत करो। क्योंकि जिस दिन मंगलसूत्र बेचने पे आप जाओगे ना, बहुत सेंटिमेंटल ड्रामा होने वाला है, बहुत रोना धोना होगा, आपकी मर्दानगी पे सवाल उठेंगे। ये सब मत करो। तो मैं कहता हूं
फिक्स डिपॉजिट तक रखो, सोने को काउंट ही मत करो। औरतों का सोना भाई उनका गहना है, उनको रखने दो, उसके ऊपर नजर मत डालो। तो आपका फंड फ्लो कितना होना चाहिए? फंड्स आपके पास 40 लाख रुपए अगर है तो 20 लाख देके और फिर 80 लाख का लोन लेके आपका 1,40,000 का अगर सैलरी है तो आप डेयरिंग करके वो काम कर सकते हो। वो काम आप कर सकते हो, वो करने के लायक है। रिस्क है, लेकिन वो रिस्क एक मैनेजमेंट लिमिट के अंदर है। अच्छा, अनदर रीजन फॉर आपके पास 40 लाख रुपया होना चाहिए सेविंग में, ऐसे कहने के लिए एक और रीजन है। कभी कभी बीमारियां आ जाती हैं और आपने मेडिक्लेम किया होगा, लेकिन कभी कभार मेडिक्लेम कवर नहीं करते हैं, वो अपने ही हिसाब से चलते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम ये बीमारी को कवर नहीं करूंगा। तो हो सकता है आपको जेब से लाख, 2 लाख, 3 लाख निकालना पड़े और उस समय आप किसी के सामने हाथ फैलाओ, ये हालत आपका न हो, इसलिए आपको ये 40 लाख का प्रोविजन होना ही चाहिए। तो अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हो तो इसका मतलब आपका मिनिमम सैलरी 1.4 लाख जितना होना चाहिए, प्लस आपके पास 40 लाख रुपए का सेविंग होना चाहिए सॉलिड। तो आप ये डेयरिंग कर सकते हो 1 करोड़ रुपए का। ये मेरा सजेशन है, आप सोच लो। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।